Hello everyone, welcome to Startup Academy. So let's continue with our series of idioms and phrases. And as you all know, we are on alphabet S. So let's continue with that. For today, the first idiom is to stand in one's own light भी हो सकता है और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि ये ओन लाइट जो है वो ओमिटेड होता है मतलब मिलता नहीं है ठीक है तो वो हो सकता है तो इसका मतलब क्या होता है अपनी ही लाइट में खड़े होने का मतलब है यू आर वर्किंग इन योर इंटरेस्ट आप एक्ट कर रहे हो ताकि आप ही का इंटरेस्ट बने तो टू एक्ट इन वंस ओन इंटरेस्ट इसका मीनिंग बन जाएगा टू एक्ट इन वंस ओन इंटरेस्ट ठीक है तो इसको बोलते हैं क्या टू स्टैंड इन वंस ओन लाइट नाउ in order to frame its sentence we can say that my brother's arrogance makes him stand in his light during interviews या तो ये कह सकते हो या फिर क्या कह सकते हो we can say that he lets his ego stand he lets his ego stand in his own light when dealing with clients यहाँ पर जो पर्सनल इंटरेस्ट बना खुद के इंटरेस्ट के बारे में जो बात हुई दैट वाज ड्यूरिंग द इंटरव्यूज एंड द अनदर पर्सनल इंटरेस्ट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज डीलिंग विद क्लाइंट्स अब क्लाइंट्स के साथ मीटिंग नहीं करोगे बिजनेस नहीं हो पाएगा तो फिर हाउ विल यू अर्न फॉर योर फैमिली तो इसके लिए भी स्टैंडिंग इन हिज ओन लाइट एंड द अनदर वन दैट सेज इज मेक स्टैंड इन हिज ओन लाइट ठीक है इन हिज लाइट बोलो या फिर इन हिज ओन लाइट बोलो Now we are moving on to the next idiom, which says the second idiom for today means stand offish. Stand offish का मतलब आपने fish सुना होगा ऑफिश क्या होता है ऑफिश मतलब थोड़ा अजीब डिफरेंट इनडिफरेंट कह लो जिसको तो we can say what we can say indifferent ठीक है तो that becomes what offish that means indifferent so in order to frame its sentence we can say that her stand offish nature made it hard to be friend in college या तो ये कह सकते हो थोड़ा सा इंडिफरेंट नेचर है या फिर आप किसी कंपनी से भी रिलेट कर सकते हो हाउ विल यू बी रिलेटिंग इट टू द कंपनी इन ऑर्डर टू रिलेट इट टू द कंपनी आप क्या कह सकते हो कंपनी का जो कोई स्टार प्रोडक्ट था दैट वाज स्टैंडिंग ऑफिश दैट्स वाई उसकी प्रोडक्ट या तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई या फिर बहुत ज़्यादा कम थी ज़रूरी नहीं है कि जो कोई अच्छी चीज़ हो वो कह सकते हैं क्या कि अच्छी अजीब चीज़ हो वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा अच्छी हो उसके कंपैरिजन में बाकी चीज़ें भी अच्छी हो सकती एंड इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट कि जितनी भी महंगी चीज़ें होंगी दे विल बी द बेस्ट थिंग्स चीप थिंग्स आर ऑल्सो बेस्ट समटाइम्स ठीक है तो या तो आप ये फ्रेम कर सकते हो या फिर इसके अलावा अगर हम दूसरा सेंटेंस फ्रेम करना चाहें तो हम दूसरा भी फ्रेम कर सकते हैं लाइक my aunt can stand offish to people she
doesn't know in the party. ठीक है, तो जरूरी नहीं है आप पार्टी में गए हो तो आप हर किसी को जानते हो, तो थोड़ा इनडिफरेंट बिहेवियर रखो सो दैट सामने वाला बोलने से पहले 4 बार सोचे कि बोले कि नहीं बोले, ठीक है। तो वैसा थोड़ा जज्बा होना चाहिए, अपना ऑरा होना चाहिए। मूविंग ऑन टू द थर्ड इडियम फॉर टुडे व्हिच सेज, द थर्ड वन, not of our language, neither of English, but still we are studying it, which says status quo. आपने ये जो वर्ड है ये सुना होगा जब आपने पॉलिटिक्स के सेशंस किए होंगे, तो वो कहता है क्या, वो कहता है को वारंटो। और अगर अभी तक आपने पॉलिटिक्स नहीं शुरू करी है तो इट इज़ हाई टाइम फॉर यू ऑल टू स्टार्ट नाउ। पढ़ना शुरू कर दो। कोई डाउट आ रहे हैं तो यू कैन आस्क सर, मैम इज ऑल्सो अवेलेबल, तो यू कैन आस्क, ठीक है। ओके, सो स्टेटस क्वो का मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो इट सेज अनचेंज्ड पोजीशन। और अनचेंज पोजीशन से रिलेटेड अगर हमें सेंटेंस फ्रेम करना हो तो हम कर सकते हैं ऑन बेसिस ऑफ politicians. Politicians often stay status quo to avoid controversy या फिर controversial issues। ठीक है, तो ये होता है क्या, अनचेंज पोजीशन। अब अनचेंज पोजीशन का मतलब है टस से मस ना होना, जिसको आप हिंदी में बोलते हो टस से मस नहीं होंगे, तो दैट इज कॉल्ड स्टेटस क्वो। और यहाँ पर क्वो को याद करने के लिए आपके दो टर्म्स रिवाइज हो रहे हैं। पहला तो आपका ईडियम फ्रेजेस के चक्कर में रिवाइज हो रहा है। जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर आ रहा है दैट इज रिलेटेड टू बेसिकली वी कैन से इट्स रिलेशन विद पॉलिटिक्स। ठीक है, ये यहाँ पर कुछ सॉर्ट्स ऑफ रिट्स बोलते हैं इनको। दीज आर बेसिकली नोन एज रिट्स। ठीक है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देर आर आई गेस 4 to 5 रिट्स दैट आर प्रोवाइडेड टू अस। वैसे तो 6 होती है, आउट ऑफ विच 1 हैज बीन डिलीटेड, तो आउट ऑफ विच 1 इज दिस quo warranto। ठीक है, तो दिस इज अनदर थिंग, बट क्योंकि quo वर्ड वॉज देयर, हाँ, योर होमवर्क विल बी टू mention its language, mention in which language is it। आपको बताना है कि ये जो स्टेटस को हमने लिखा है वेदर इट इज इंग्लिश और विच लैंग्वेज डज इट बिलोंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अगर हम किसके रिस्पेक्ट में देखें, अगर हम इडियम्स और फ्रेजेस के रिस्पेक्ट में देखें तो इसका मतलब होता है क्या, अनचेंज्ड पोजीशन। यहाँ पर जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो थोड़े से ऑफेंड ना हो जाए पब्लिक, या फिर डिफेंसिव ना हो जाए, ऑफेंसिव ना हो जाए। उनके जो वारंट्स होते हैं, उनके जो टर्म्स होते हैं, उनके जो स्टेटमेंट्स होती है, डिलीवरी टाइम होता है, तो एवरीथिंग इज अंडर वी कैन से अंडर वॉच बाय द पब्लिक, बाय द मीडिया एंड एवरीथिंग, कि थोड़ी सी भी कोई झंझटबाजी हो एंड वील जस्ट ग्रैब देम। ठीक है, तो वैसा चीज होने के लिए दे जस्ट स्टे स्टेटस क्वो। ठीक है, तो वैसे हमने सेंटेंस फ्रेम कर दिया। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम व्हिच सेज, the fourth one, it says steel once thunder। स्टील वंस थंडर का मतलब यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या होता है, टू गेट praise for doing something before someone। कोई और इससे पहले करता तो आपने ही पहले जाकर के कर दिया और शाबाशी ले ली, बैक पैट ले लिया आपने। ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, स्टील वंस थंडर। नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंस वी कैन से दैट the new employee
stole boss's thunder by presenting his idea फर्स्ट। ठीक है, या तो ये हो सकता है, या फिर इसके अलावा और क्या हो सकता है, स्कूल्स के ऊपर आप फ्रेम कर सकते हो कि पहले मैं जाऊंगा वाली सिचुएशन आती है, तो यू आर गोइंग एंड यू आर डिलीवरिंग योर स्पीच। तो उस केस में पीपल या फिर ऑडियंस आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गई, ड्यू टू विच दे स्टार्टेड अपलॉडिंग यू। ठीक है, और आप फर्स्ट भी थे, इंस्टेड ऑफ बीइंग नर्वस यू वर कॉन्फिडेंट, तो इस वजह से यू रॉक द स्टेज। तो वैसे सिचुएशन भी हम यहाँ पर फ्रेम कर सकते हैं। Now we are moving on to the next idiom, which says the fifth idiom. The fifth idiom says step up to plate. Step up to plate का मतलब क्या होता है? ओके, स्टेप अप टू प्लेट का मतलब होता है टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स ले लो, या फिर आप कह सकते हो सिचुएशंस। अब इसको रिलेट करने के लिए सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट टाइम होता है हमारे यहाँ पर in Hindu culture, it is like we can say when someone dies, it is difficult time for all of us. ठीक है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल या फिर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है when we lose someone, our dear or near ones। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। तो वहाँ पर क्या होता है कि इन हिंदू कल्चर वी सेलिब्रेट द 13th anniversary, 13th day as an anniversary of the person who has just left। तो उसके पीछे थोड़े साइंटिफिक रीजंस भी हैं, एंड देयर आर सर्टन कल्चरल रीजंस जिनको बोल सकते हैं, वी आर नॉट डिस्कसिंग दोज। बट उस 13th डे के ऊपर देयर इज अ ट्रांसफरेंस ऑफ द, वी कैन से, ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम द वन हु हैज डाइड टू द पर्सन हु इज नाउ हु इज नाउ केपेबल ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन। ठीक है, तो उससे यू कैन रिलेट, जिसको बोलते हैं पगड़ी बांधने की रस्म। तो दैट इज द बेसिक थिंग, दोज हु आर हिंदूज मस्ट बी नोइंग इट, एंड दोज हु डू नॉट नो, आई हैव टोल्ड यू इन ब्रीफ, एंड इट इज नॉट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, बट यू कैन रिलेट इट, जस्ट रिलेवेंस इज मोर देन इनफ सो दैट यू गेट टू नो कि हाँ याद कैसे करना है। ठीक है, सो in order to frame a sentence we can say that it is time for new manager to step up to plate and lead the team ठीक है, तो अब वो टाइम आ गया है जब मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, उठकर आना पड़ेगा और टीम को लीड करना पड़ेगा। या फिर क्या हो सकता है कि जब आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया, व्हेन द प्रोजेक्ट फेल्ड शी stood up to the plate and took the responsibility for the failure of the project, या फिर took the responsibility for outcome of another project, या फिर कुछ भी कह सकते हो। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कर लेना, न्यू मैनेजर टू स्टेप अप प्लेट। दूसरा सेंटेंस मैंने इसी से रिलेटेड क्या बनाया है कि जब आपका प्रोजेक्ट फेल हो गया, तो व्हेन द प्रोजेक्ट फेल्ड she step up to the plate and took the responsibility for another project, या फिर द बॉस took the responsibility, या फिर मैनेजर took the responsibility। तो उससे भी रिलेटेड आप जो है वो सेंटेंस बना सकते हो।
Now we are moving on to the next idiom for today, which says the sixth idiom, stick to one's own guns. इसका मतलब होता है stick to one's own opinions. आप भरी सभा में बैठे हुए हो, लोग बातचीत कर रहे हैं, दे आर सेइंग समथिंग, यू आर सेइंग समथिंग, थोड़ा सा कह सकते हैं कि टॉकेटिव कॉन्वर्सेशन हो रहा है, कम्युनिकेशन इज गोइंग ऑन, और उस कम्युनिकेशन के दौरान यू टेंड टू लिसन टू अदर्स. ठीक है, लिसनिंग इज द बेस्ट हैबिट अ पर्सन कैन इनबिल्ड और अ पर्सन कैन हैव. पीपल कैन डेवलप इट एज वेल, बट जरूरी नहीं होता कि सब लोग कर पाए. एनीवे, वी आर नॉट गोइंग ऑन कम्युनिकेशन टॉक्स राइट नाउ. ठीक है, तो स्टिक टू वंस ओन गन्स का मतलब होता है क्या, कि इफ देर इज अ डिस्कशन रिगार्डिंग समथिंग, तो उस डिस्कशन के दौरान अगर आप अपने ओपिनियंस चेंज नहीं कर रहे हो वाई लिसनिंग टू अदर्स, कि वो लोग क्या कह रहे हैं, कैसा हो रहा है, नहीं, आप अपने पे बिल्कुल स्टिक हो, अड़िग रहना, तो उसी से रिलेटेड चीजों को क्या बोलेंगे, स्टिक टू वंस ओन गन्स. नाउ इन ऑर्डर टू फ्रेम इट सेंटेंसेस, what we can say is, we can say that the officer, we can say, or the manager, or you can call him boss, stick to, struck to his own, struck to his own guns, while merging negotiations. ठीक है, तो आप मीटिंग के दौरान करा लो, हमने नेगोशिएशंस को मर्ज करा लिया, कि अगर इतने में डिसाइड हुई है कोई डील कह सकते हो, तो अगर इतने में डिसाइड हुई है तो वो इतने में ही रहेगी, उससे कम ज्यादा में वी विल नॉट बी अग्री. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इडियम व्हिच सेज द सेवेंथ इडियम, okay, it says sticky fingers. देखो, स्टिकी फिंगर्स होगा क्या, आप घास के ऊपर बैठे हो, आप पेबल्स के ऊपर बैठे हुए हो, यू हैव स्टिकी फिंगर्स, तो पेबल्स आप उठ के चलोगे, योर फिंगर्स विल बी हैविंग दोस पेबल्स डू नॉट बिलोंग टू यू, बट नाउ योर फिंगर्स आर हैविंग देम. खुद ही चिपक गया, हमने थोड़ी चिपकाया है, तो इसका मतलब हो गया यू आर इंक्लाइन टूवर्ड्स स्टीलिंग. तो आपको कुछ सामान बहुत ज्यादा आकर्षित करता है, जिसकी वजह से आप क्या हो जाते हो, उसकी तरफ खींचे चले जाते हो, एंड यू टेंड टू स्टील दैट थिंग, तो उसको बोलेंगे क्या, स्टिकी फिंगर्स. ठीक है, तो आपको समझना है ये किससे, आपको समझना है, आप पेबल्स के ऊपर बैठे हो, योर फिंगर्स आर स्टिकी, और उठ के चले तो यू आर कमिंग विद दोज पेबल्स विच डू नॉट बिलोंग टू यू, एंड समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू यू, और आ जाए आपके पास एंड यू आर कीपिंग इट विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो उसको बोलेंगे क्या, दैट इज स्टीलिंग. और हाँ, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो दैट विल बी रेफर टू एज यू आर वरिड एंड इट केम विथ यू बाय मिस्टेक. ठीक है, तो इसको कह सकते हैं क्या, inclination towards stealing. ठीक है, तो inclination towards stealing का मतलब क्या हो गया, sticky fingers. Now we can say that the store owner accused his employee of having sticky fingers after missing of the cash from his locker. ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान सी चीज़ है. आसान सी कैसे है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ ये एक्चुअली होता है, तो इसी से रिलेटेड बस चीज़ें बोल रहे हैं कि
ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो लाइक दैट सॉर्ट ओनली दैट पीपल आर सेइंग। तो इससे रिलेटेड कि जितने भी बहुत सारे स्टोर्स के अंदर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जितने स्टोर्स होते हैं तो लोग क्या करते हैं, इल्ज़ाम लगाना तो बहुत ही ज़्यादा है। तो आपके घर में भी अगर कोई हाउस में आती होगी तो कुछ चोरी हो जाता होगा, तो सबसे पहला शक जो है वो उन्हीं के ऊपर जाता है। नाउ another sentence that we can frame on this is my little sister has sticky fingers, always taking toys विदाउट परमिशन। तो परमिशन के बिना भी अगर सामान लिया जा रहा है तो दैट विल बी काउंटेड एज नथिंग बट sticky notes, sorry, sticky fingers. Moving on to the next idiom, we have eighth one which says still water runs deep. Still water runs deep का मतलब क्या हो गया, जो लोग शांत रहते हैं ऐसा नहीं है उनको नहीं पता, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज रहती है। So we can say that the person who speaks less knows a lot. जरूरी नहीं है जो कम बोल रहे हैं उनको हमेशा ही ज्यादा पता होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जनरलाइज स्टेटमेंट है क्या कि उन लोगों को पता होगा। ठीक है, तो वी कैन से दैट माई क्वाइट ग्रैंडफादर प्रूव दैट still water runs deep by his wise choice। ठीक है, still water runs deep, बहुत ही इजी सा इडियम है और बहुत ही इजी सा सेंटेंस भी फ्रेम किया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, वी हैव stir up hornet's nest। मतलब टू टू कॉज अ कंट्रोवर्सी, कॉज कह लो या फिर रेज अ कंट्रोवर्सी। तो अगर आप कोई चीज रेज कर रहे हो, वो भी क्या, कंट्रोवर्शियल इश्यूज। सोचो कि कोई चीज बिल्कुल शांतिपूर्वक बैठी हुई है एंड यू आर जस्ट स्टेरिंग, और यहाँ पर तो वैसे ही हॉर्नेट का नेस्ट है, तो शांति तो होगी नहीं, वहां तबाही मच रही होगी। तबाही में यू आर जस्ट पुटिंग योर ओन कह सकते हो पार्ट। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हॉर्नेस्ट नेस्ट। in order to in order to frame a sentence, what we can say is the new policy stirred up honest nest। किसके बीच में, पॉलिसी तो कहाँ ही आएगी, अमंग एम्प्लॉयज। हाँ, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी होती तो अमंग जनता हो जाता वर्ड। अब यहाँ तो कंपनी है, कंपनी सब पे रूल तो नहीं कर सकती बिकॉज इट इज नॉट ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो स्टीयर्ड अप द honest nest। So this was the ninth idiom. Moving on to the next idiom, which says the 10th one, which says straight from horse's mouth। सीधा उसके मुंह से सुन के आ रहे हैं, यकीन तो करना ही पड़ेगा। आपको मैंने कोई बात बताई ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, मैंने तो नहीं देखी ना ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, इफ यू आर आस्किंग योर दादू or you are asking that particular thing from your dada jani or
और भी बहुत सारे लोग जो आपके बहुत ज़्यादा क्लोज में हो और जिन्होंने डायरेक्टली वो चीज़ देखी हो, तो उसके लिए यू विल बी यूजिंग हॉर्सेस माउथ। ठीक है, तो लिसनिंग और लिसनिंग ये क्या लेते हैं, लिसनिंग समथिंग directly from the person who had direct source। तो अगर चुगली हो रही है और चुगली के बारे में आपको वो इंसान खुद बता रहा है जिसके खिलाफ गलत हुआ है या फिर जिसके साथ गलत हुआ है, तो कुछ भी, तो दैट विल बी डायरेक्ट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। तो ऐसा कब होता है, या तो कंपनी के अंदर हो, आप एम्प्लॉयज आपस में चुगली करते हैं एक दूसरे की, उसके बारे में ये, उसके बारे में वो, नहीं, जिसके बारे में हो रहा है वही आपको डायरेक्टली बता दे, तो दैट विल बी रेफर टू एज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सो इन ऑर्डर टू फ्रेम अ सेंटेंस वी कैन से दैट, इजी सा ही बना लेते हैं, जैसे द information was obtained straight from horse's mouth, the source was reliable। ठीक है, अब रिलायबल सोर्स से मुझे एक चीज याद आ रही है, न्यूज़पेपर, नॉट एवरी टाइम रिलायबल। आपने अगर मूवी देखी हो, व्हाट वाज द नेम, संजू, ओके, द मूवी नेम वाज संजू। इस मूवी के अंदर देयर इज अ डायलॉग, देयर इज अ डायलॉग व्हेन संजू बाबा's फादर, ही न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया होता है ड्यू टू विच संजू, एक पर्टिकुलर लाइन लिखी रहती है, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर, संजू और ड्रग dealer something, and on which there was one thing that said that had this question mark। अब ये क्वेश्चन मार्क की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज क्रिएट हो गए थे। इस क्वेश्चन मार्क के थ्रू क्या हुआ, इस क्वेश्चन मार्क में, इस क्वेश्चन मार्क में क्या हुआ, इस क्वेश्चन मार्क ने क्या किया कि संजू बाबा के जो फादर थे, ही वेंट डायरेक्टली टू दैट सोर्स कि तुमने क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, इफ यू आर सेइंग कि ये ड्रग डीलर है तो से ही इज अ ड्रग डीलर, और अगर नहीं है तो व्हाई आर यू सेइंग, तो सोर्स इज नॉट रिलायबल ना। ठीक है, तो संजू बाबा मे एक्टिंग लाइक अ horse's mouth, so he confronted media saying my child is not a drug dealer and my child is not a terrorist, sorry ये टेररिस्ट के ऊपर था, ड्रग डीलर के नहीं, ड्रग तो खैर शायद ही हैज डेड, बट यहाँ पर था टेररिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर टेररिस्ट से रिलेटेड था कि वेदर ही इज अ टेररिस्ट और नॉट, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्वेश्चन मार्क के ऊपर ही वेंट डायरेक्टली टू द सोर्स की अगर आपको लगता है कि ही इज अ टेररिस्ट, फुल स्टॉप लगाओ, क्वेश्चन मार्क की क्या जरूरत है। और अगर आपको नहीं पता, if you are not aware कि he is or he is not, you are having a doubt in your mind, so why are you framing this thing in your newspaper so as to sell it, so as to make it publicly known, or so as to just raise in your income by selling the false news or spreading the false news among the public, no, that is not the good thing। तो उसी से related you can just remember, क्या ये तो बहुत ही ज़्यादा सोर्स से रिलेटेड था, रिलायबल सोर्स से रिलेटेड था। तो दिस वॉज द लास्ट इडियम विच सेज व्हाट, स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ। तो देखिए तो कमेंट कर देना, और नहीं, अगर नहीं देखिए तो यू मे वॉच। आप लोग तो सजेस्ट नहीं करते हो मूवीज, दो सम पीपल डू ऑन व्हाट्सएप, बट आई हैव सजेस्टेड यू टू वॉच संजू, इट इज अ गुड मूवी, एक तरीके से बायोग्राफी है। तो यू विल गेट टू नो कि इसमें से द थिंग दैट विल एक्साइट यू इज कि जेल जैसा दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है, एंड द लाइफ दैट पीपल लिव, द सेलिब्रिटीज लिव
is actually very different from what we have imagined, or from the one that we think कि हाँ उनके पास ये है ये है ये है तो he must be famous. नहीं, if you have a razor face in your life, everyone around you will support you. But the moment the downfall comes in your life, you will get to know who actually is your person and who is against you. ठीक है. सो फ्रेंडशिप का बहुत ज़्यादा अच्छे से दिखाया गया है कि हाउ फ्रेंड इन डीड इज़ अ फ्रेंड इन नीड वाला जो सिचुएशन है, एक तो वो बहुत अच्छा है. एंड द अदर थिंग इज दिस लाइफ लॉन्ग लेसन ओनली कि अगर अप्रेजल है तो यू आर एवरीवन्स हीरो, और अगर डाउनफॉल है तो आप खुद के ही बहुत बड़े दुश्मन हो. तो दैट इज ऑल्सो अ थिंग. ओके, anyway, you can watch it. And this was all for today. Tomorrow I shall complete with alphabet S so that we can move on forward. And thank you for watching.